नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स समूह के 16वें शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित करेंगे। वे शिखर सम्मेलन में अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी, पराली जलाने पर जुर्माने का नियम 10 दिन में जारी किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 और एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। चक्रवाती तूफान दाना के नजदीक आते ही ओडिशा प्रशासन हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। भारत जर्मनी के बीच हॉकी श्रृंखला का पहला मैच आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है और सुल्तान जोहर कप में आज मलेशिया में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में दोनों देशों की गश्ती व्यवस्था के बारे में समझौते के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच ये पहली महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में सत्रों को भी संबोधित करेंगे। और अब चलते हैं कजान में अपने संवाददाता नसीम नकवी के पास। जी नसीम, शिखर सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या ताजा जानकारी है? लवली, शिखर सम्मेलन का जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट है प्लेनरी सेशन का, वो अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। आधा घंटा की देरी से शुरू हुआ है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपना इंटरवेंशन करेंगे, ये खबर है। और खबर ये आ रही है कि जो डिस्कशन अंदर चल रहे हैं उसकी जो थीम है समिट की, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, उसके बारे में बातचीत हो रही है, गहन चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये इससे निकल के आता है कि ब्रिक्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे लोग, देश जो हैं उसकी सदस्यता लेने के लिए इच्छुक हैं और ये ब्रिक्स समूह अब अपने इस समूह के मेंबर देश हैं उनके बारे में ही नहीं सोच रहा है, ये विश्व के बारे में सोच रहा है। जी, ये वैश्विक स्तर के प्लान हैं विकास के और सुरक्षा के और भूख मिटाने के। लवली नसीम, प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं, तो विचार विमर्श में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? लवली, जैसा आप जानती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे चीन के संबंधों में थोड़ी खामोशी रही और कहीं कहीं प्रॉब्लम्स रही, उनको अभी सॉल्व किया गया है। इसी हफ्ते एक हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है एलएसी के बारे में। तो अब जो 2 बड़े लीडर मिलेंगे तो कुछ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़े लीडर जब मिलते हैं तो बहुत सारे मुद्दे उसमें आते हैं। उसकी जो डिटेल है वो थोड़ी देर में मीटिंग के बाद हमें मिलेगी। धन्यवाद नसीम इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम के पराली जलाने पर सजा प्रतिबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाए बिना लागू किया गया। केंद्र की ओर से अपर महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर नियम तय कर लिए जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह प्रभावी किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने पर पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर भी कड़ी आपत्ति की। न्यायालय ने कहा कि यदि ये सरकारें कानून लागू करने के प्रति गंभीर होती तो इसके परिणाम सामने आते। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण सचिव और अपर मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को कहा कि नियमों के उल्लंघन पर लगभग 1080 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, लेकिन राज्य ने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। पंजाब में पुलिस और प्रशासन ने पराली जलाने के मामलों को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और वायु
गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किसानों को इसके बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। पराली जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विशेष पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अर्पिता शुक्ल की निगरानी और उचित कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सुबह धुंध की मोटी परत थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब माना जाता है। 401 से 450 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केरल में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने आज वायनाड संसदीय क्षेत्र का अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां 13 नवंबर को चिलक्कारा आरक्षित और पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव होगा। किसी भी चुनावी लड़ाई में प्रियंका का यह पहला कदम है। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और यूडीएफ गठबंधन सहयोगियों के साथ एक खुले वाहन में रोड शो में भाग लिया। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी भी शामिल थी। एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड का हिस्सा होना उनके लिए सम्मान की बात है। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पांचपाखड़ी निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल दिंडोरी से, धर्मराव अतराम अहेरी से और आदिति तटकरे श्रीवर्धन से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। शिवसेना ने भी अपने 45 उम्मीदवारों की सूची कल जारी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिर कोपरी पांचपाखड़ी विधानसभा सीट से चुनाव में उतरेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी 45 उम्मीदवारों की सूची कल जारी की। पक्ष के अध्यक्ष राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे को माहिम सीट से उम्मीदवारी दी गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। केंद्र ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड के माध्यम से ये बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई कॉमर्स के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा चना 58 रुपये प्रति किलो, भारत मूंग दाल 107 रुपये प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलो मिलेगी। श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग महंगाई पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में खरीद कर रखा था, वो आज हम इस त्योहार के समय मार्केट में बेच रहे हैं। पल्सेस का इस बार भी एमएसपी भी बढ़ा दिया है, इसका ज्यादा प्रोडक्शन हो। बीज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ नाफेड और एनसीसीएफ इसका एक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। जो भी इसमें उगाते हैं उसका पूरा खरीदने का वादा भी कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देश के वार्षिक ईंधन आयात में तत्काल कमी लाने पर बल दिया है। वर्तमान समय में प्रतिवर्ष 22 लाख करोड़ रुपए के ईंधन का आयात होता है। आज नई दिल्ली में अभियांत्रिकी प्रबंधन के 18वें विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने ये बात कही। वायुसेना और उत्तराखंड युद्ध स्मारक की वायुवीर विजेता कार रैली आज शाम गुवाहाटी पहुंचेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस रैली का प्रमुख उद्देश्य देश के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह गुवाहाटी के लिए 32 वायुसेना और सेना अधिकारियों की वायुवीर विजेता कार रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 वाहनों वाली इस कार रैली को इस महीने की 8 तारीख को सियाचिन से हरी झंडी दिखाई गई थी और इसका समापन इस महीने की 29 तारीख को तवांग में होगा। कल एयर चीफ मार्शल अपनी टीम के साथ गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद कार रैली तेजपुर और तवांग जाएगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग और तेज हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर उनकी टिप्पणी को लेकर कल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के सरकारी निवास बंग भवन में प्रवेश करने का प्रयास किया। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रदर्शनकारियों के समूह को प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान झड़प के बीच 2 पत्रकारों सहित 5 लोग घायल हो गए। हाल ही में एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उल्लेख किया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उसकी पुष्टि करने के लिए उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, जिसमें कोई त्याग पत्र भी शामिल है। इसके जवाब में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने इस मुद्दे को उठाया और सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति ने आत्मविरोधाभासी बयान दिया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भीतरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पर चक्रवात के असर की आशंका को देखते हुए वन विभाग वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उड़ीसा सरकार ने भीषण चक्रवाती तूफान के मद्देनजर तटीय जिलों जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर के प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। संभावित रूप से प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है और आज शाम तक पूरा होने की संभावना है। तटीय और पड़ोसी 14 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आज से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। भारत और जर्मनी के बीच हॉकी श्रृंखला का पहला मैच आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया जर्मनी के साथ 2 मैच खेलेगी, जो मौजूदा विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर में आज भारत ब्रुनेई दारुसलाम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये मैच थाईलैंड में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। सुल्तान जोहर कप में आज मलेशिया में जूनियर भारतीय हॉकी टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर शुरू होगा। गोल्फ में भारत कल से हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इसमें 31 देशों के 114 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें भारत के 27 खिलाड़ी हैं। भारतीय खिलाड़ी हिताशी बक्सी, गौरिका बिश्नोई, वाणी कपूर, अमनदीप द्राल और रिधिमा दिलावरी पर सबकी नजरें रहेंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह कल दिल्ली में ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का शुभारंभ करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय मौसम विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायतों को 5 दिन का दैनिक मौसम पूर्वानुमान और प्रति घंटा मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के कजान में ब्रिक्स समूह के 16वें शिखर सम्मेलन के सत्र को संबोधित करेंगे। वे शिखर सम्मेलन से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी। पराली जलाने पर जुर्माने का नियम 10 दिन में जारी किया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 45 और एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। चक्रवाती तूफान दाना के नजदीक आते ही ओडिशा प्रशासन हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं और स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। भारत जर्मनी के बीच हॉकी श्रृंखला का पहला मैच आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।